नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उद्देश्य अकेडमी में। हम लोग 7 से 14 तारीख का करंट अफेयर देख रहे थे, 7 जुलाई से 14 जुलाई का। तो इसमें पहली न्यूज है कि नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा रूस की यात्रा की गई। इस दौरान उन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द अपोस्टल इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, इसकी घोषणा 2019 में हो गई थी और दिया ही अब गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दौरान जो है रूस और भारत के जो द्विपक्षीय व्यापार संबंध है उन पर भी बात हुई और इस पर ये सहमति बनी कि इसको $100 अरब किया जाएगा 2030 तक 100 अरब डॉलर की बात की गई है। इसके बाद भारत और रूस के बीच में ये जो शिखर सम्मेलन था ये 22वां था। ठीक है, 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो मान लीजिए ये भी सवाल पूछे कि 2030 तक व्यापार को बढ़ाकर कितना किया गया है, तो $100 अरब और सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कहाँ सम्मानित किया गया, तो रूस के। घोषणा कब हुई थी? 2019 में, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया गया था। इस यात्रा के दौरान रिसीव कर लिया गया। दूसरी न्यूज है कि मित्र वन अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है। इसमें नेपाल की सीमा पे मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो अभियान है ये वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का हिस्सा है। तो मित्र वन अभियान किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश सरकार से। और इसमें ये होगा कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वन स्थापित किए जाएंगे। डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है और यह उत्तरी सीमा पर चरम मौसम और उच्च ऊंचाई वाले अभियान के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये टैंक है और ये जोरावर टैंक ये हल्का टैंक है, पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित है। ये टैंक डीआरडीओ ने इसको बनाया है और ये उच्च सीमा वाले और चरम मौसम और उच्च ऊंचाई वाले जो सीमा है, जैसे चीन का बॉर्डर है, लद्दाख है, ऐसी जगहों पर स्थापित किए जाएंगे। अगली न्यूज है घर घर सोलर योजना। तो यह भारत सरकार की योजना है। इस योजना को टाटा पावर द्वारा बनारस में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत हो गई है और इस योजना में 1,08,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो क्या योजना का क्या नाम है? घर घर सोलर योजना। अगली न्यूज है कि गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। ये 2011 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम का हिस्सा थे और इनका अनुबंध जो है 3 साल का है। अभी तक जो कोच थे वो राहुल द्रविड़ थे, तो इन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है गौतम गंभीर ने। अगली न्यूज है ध्रुव सितवाला। 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है इन्होंने और इन्होंने पंकज आडवाणी को हराया है। पंकज आडवाणी भी बिलियर्ड्स के बड़े खिलाड़ी हैं, इनको हराया है। ये आयोजन जो है सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। तो ध्रुव सितवाला को याद रखिएगा, ये बिलियर्ड्स खेलते हैं रियाद में। इन्होंने पंकज आडवाणी को हराया एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में। अगली न्यूज है कि पेरिस ओलंपिक है जो उसके उद्घाटन समारोह, जो पेरिस ओलंपिक हाल ही में जुलाई लास्ट में चालू होने वाला है, इसमें भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक होंगे वो पीवी सिंधु और शरद कमल होंगे। ठीक है, ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से। और गगन नारंग को डेप्शी मिशन चुना गया है। एक तरह से मैनेजरियल पोस्ट होती है, शेफ डी मिशन ये चुना गया है। अगली न्यूज है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1989 में हुई थी और ये पहली बार 1990 में मनाया गया था। इस साल की जो थीम है 2024 की विश्व जनसंख्या दिवस की, वो है किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा। रूस के जस्ट बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए और ये भारत की तरफ से किसी भी प्रधानमंत्री की पिछले 41 वर्ष में पहली यात्रा है। ऑस्ट्रिया की जो यात्रा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये याद रखिएगा। और यहाँ के जो चांसलर है वो कार्ल नेहमन है। ठीक है, चांसलर का नाम कार्ल नेहमन है। अगली न्यूज है कि उपरियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना है।
ये परियोजना सियांग नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, ये परियोजना जो है सियांग नदी पर प्रस्तावित है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा इसका जो है उद्घाटन अवध शिल्पग्राम में किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया अवध शिल्पग्राम में। अगली खबर है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। ये एक सुरक्षा समिति है, तो उसी का नया सदस्य बांग्लादेश बना है। सीधा सवाल पूछेगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश। अगली खबर है रोशनी नादर मल्होत्रा। तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो HCL की चेयरपर्सन है, HCL की चेयरपर्सन है, और इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजन दी ऑनर, ठीक है, शेवलियर डे ला लीजन दी ऑनर, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगली खबर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। WHO की पूर्व चीफ वैज्ञानिक है ये। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार इन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो ये WHO में पहले काम करती थी। भारत सरकार का ये मिशन है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसका प्रधान सलाहकार इन्हें बनाया गया है। अगली खबर है कि उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के वीगन संसदीय क्षेत्र से भारी अंतर के साथ पुनर्निर्वाचित होने वाली लीसा नंदी, ये भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, इंग्लैंड में रहती हैं। इनको जो है ये वीगन संसदीय क्षेत्र से सांसद बनी हैं। हाल ही में जो चुनाव हुए इंग्लैंड में और लेबर पार्टी की वहां सरकार बनी, तो उसी में लीसा नंदी को ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक है, लेबर पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अंतिम 3 दावेदारों में से एक थी, तो वहां पे अभी भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो उसी में ये जो है ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ब्रिटेन के PM कौन बने हैं? केयर स्टारमर। ठीक है, तो इन्हीं की मंत्रिमंडल में इनको जो है संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री के रूप में लीसा नंदी की नियुक्ति की गई है। तो ये अगली खबर है। केयर स्टारमर के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की लीसा नंदी समेत 11 महिलाओं को शामिल किया गया है। आम चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले स्टारमर के मंत्रिमंडल में शामिल 11 महिलाओं में रेचल रीव्स, ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, एंजेला रेनर, ये उप प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों ने इतिहास रचा है क्योंकि जो रेचल रीव्स हैं ये ब्रिटेन की पहली वही महिला वित्त मंत्री हैं। समझिए इतना पुराना इनका संसदीय व्यवस्था है और ये पहली बार महिला वित्त मंत्री इनके यहाँ बनी है। वही रेनर दूसरी जो है उप प्रधानमंत्री, मतलब दूसरी महिला उप प्रधानमंत्री है। तो इन्होंने ये इतिहास रचा है। तो इस खबर को आप याद रखिएगा। लीसा नंदी नाम याद रखिएगा। लीसा नंदी को संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री बनाया गया है। रेचल रीव्स को वित्त मंत्री बनाया गया है। एंजेला रेनर को डिप्टी PM बनाया गया है। अगली खबर थी कि भारतीय मूल के ही आलोक शर्मा हैं, ये संसद के उच्च सदन हेतु मनोनीत हुए हैं। तो उच्च सदन यानी कि वहां पे जो लॉर्ड्स की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां पे जैसे हमारे यहाँ भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा है, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो वहां पे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए इनको आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। शर्मा के मनोनयन पर ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय ने अपनी मोहर लगा दी है और वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बन गए हैं। ब्रिटेन के तत्कालिक PM ऋषि सुनक शर्मा समेत 7 व्यक्तियों को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे भी शामिल थी। ठीक है, ऋषि सुनक ने शर्मा समेत 7 व्यक्तियों को सदन के लिए मनोनीत किया था। ठीक है, और
इनका जन्म आगरा में हुआ था। ये भारतीय मूल के ही हैं, आगरा में जन्म हुआ था, अब वहाँ पे इंग्लैंड में ही जाके बस गए हैं। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो रीडिंग वेस्ट एंड मिड बर्कशायर है। अगली खबर है कि भारत ईरान संबंधों को मजबूती देंगे सुधारवादी पेजेशिकियन। ठीक है, तो ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशिकियन। तो इनके कार्यभार संभालने के बाद ऐसी बात कही जा रही कि भारत और ईरान के संबंधों पे और ज्यादा प्रगाढ़ता होगी और ज्यादा मजबूती आएगी। तो जैसे हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, भारत और ईरान के जो संबंधों पर आधारित है। ईरान में नई सरकार आने के बाद भारत और ईरान के मजबूत आर्थिक संबंध पर इनका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी देख लेते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इन संबंधों के मजबूत होने की संभावना है। ठीक है, मजबूत होने की संभावना है। भारत में ईरान के जो राजदूत हैं इराज इलाही, इन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद ईरान का रुख बता दिया है कि ईरान और भारत के बीच जो नई विदेश नीति होगी उसमें वैसा कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, चाहे सत्ता कोई भी है। पेजेशिकियन एक सुधारवादी नेता हैं, वह पश्चिमी देशों से संपर्क बढ़ाने के पक्षधर हैं और भारत के साथ भी संबंधों को प्राथमिकता देंगे। भारत और ईरान के बीच में जो एक बंदरगाह था जिस पर समझौता हुआ था, चारबाग बंदरगाह, इस पर भी इनका फोकस रहेगा। भारत ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है और यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर एशिया तक, मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, भारत चारबाग बंदरगाह टर्मिनल के विकास के लिए $12 करोड़ देने का वादा किया था भारत ने। ईरान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $25 करोड़ की क्रेडिट लाइन देने की भी पेशकश भारत के द्वारा की गई थी। पेजेशिकियन इससे पहले पेशे से ये डॉक्टर हैं और ये पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी इनके समर्थक थे। ठीक है, 2015 की जो परमाणु संधि है उसके भी पक्षधर हैं ये, और अब उन्होंने अब तक पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने पर जोर दिया है। जैसे कि ईरान के पश्चिमी देशों के साथ संबंध काफी बिगड़ चुके थे अमेरिका और अन्य देशों के साथ परमाणु मसले को लेकर के, तो संबंध काफी दिनों से खराब थे, जो कि अब सुधरने की ओर ऐसा संकेत मिल रहा है कि अब सुधरेंगे। और इसमें यह कहा जा रहा है कि महसा अमीनी की जो हिजाब विरोध करने पर जो जेल में मौत हुई थी, वहां की एक्टिविस्ट हैं महसा अमीनी, उन्होंने हिजाब के विरोध में काफी विरोध प्रदर्शन किया था, तो उन्हें जेल भेज दिया गया था और जेल में इनकी मौत हो गई थी। तो हिजाब विरोधी आंदोलन जो वहां चला, उस कानून को भी आसान बनाने के लिए इन्होंने वादा किया था अपने चुनाव में, तो उस तरफ भी इनका रुख रहेगा। ईरान के मतदाताओं ने इसी वादे और उनके सुधारवादी रुख के चलते उन्हें देश का नौवां राष्ट्रपति चुना है। पेजेशिकियन ने अपने अभियान में ईरानी शिया धर्मतंत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करने का वादा किया है। जैसे कि ईरान है वो शिया बहुल है, तो शिया धर्मतंत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करने का वादा किया है। लंबे समय से सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खोमेनी देश के सभी मामलों में अंतिम जो है रूप से उन्हें रखा गया है। वही जो है सभी मामलों में अंतिम फैसला वही लेते हैं। और इन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान के पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर करने और देश में अनिवार्य हिजाब कानून में ढील देने का वादा किया है। वहां पे जो हिजाब कानून है वो अनिवार्यता है, तो इसी में विरोध हुआ था, तो इसी में जो है ढील देने का भी वादा इनके द्वारा चुनाव के दौरान किया गया था, चुनाव अभियान के दौरान। मसूद पेजेशिकियन चुनाव से पहले भी राजनीतिक भाषणों में कई बार हिजाब की खिलाफत कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि वह किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ के खिलाफ हैं जो संस्कृति के नाम पर कानूनों में सख्ती के साथ पेश आती है। हिजाब की अनिवार्यता जो है वो 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, अरब स्प्रिंग भी कहते हैं उसको, उसके बाद ईरान में लागू हुआ था। पेजेशिकियन ने कहा था कि इस कानून को सख्ती के खिलाफ है। तो ये भी राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं। अगली न्यूज है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र पर नए विषय की संभावना है।
तो ये हाल ही में शुरू हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय में, हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू हुआ था, जेएनयू में भी शुरू हुआ है। तो इनमें गीता, धर्म और जाति की पढ़ाई अब विद्यार्थी कर सकेंगे। तो ये काफी डीप रूटेड चीजें हैं। जो धर्म है, जाति व्यवस्था है भारत की, तो इनका अपना एक लंबा चौड़ा इतिहास है, तो इस पर भी काफी अध्ययन होना चाहिए। तो उसी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने हिंदू अध्ययन केंद्र चालू किया है। ठीक है, इसमें उपनिषद, धर्म, जाति, इन सब के बारे में पढ़ाई जाएगी। एक विस्तृत इसमें श्रृंखला होगी, विस्तृत पढ़ाई होगी, और जो भी इच्छुक छात्र होंगे वो 6 नए वैकल्पिक विषय जो शुरू होंगे उनमें रिसर्च कर सकते हैं, उनमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इनके बारे में क्या होता है। हालांकि ये एक अभी संभावना है, तो ये चालू करने की संभावना जताई है। ऐसा ही जेएनयू में भी किया गया है। सुगंधित काला नमक का कारोबार बढ़ रहा है। जो सुगंधित काला नमक है ये उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का है। ठीक है, स्वाद और पौष्टिकता में बेमिसाल काला नमक धान का अब अन्य राज्यों में भी विस्तार होने लगा है। तो कई राज्यों में इसकी खुशबू की वजह से, इसके स्वाद और पौष्टिकता की वजह से कई राज्यों में बढ़ोतरी का अंदाजा हुआ है। 20% बढ़ोतरी बढ़ गई है काला नमक की। तो योगी आदित्यनाथ की पहल पर काला नमक धान को देश के सिद्धार्थनगर जिले में, जो एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी जो योजना थी, उनके तहत इसको बढ़ावा दिया गया था, जो अब भारत के अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सबों में इसकी ठीक ठाक मांग हो गई है इसके बीज की। तो ये काला नमक कहाँ का है? तो सिद्धार्थनगर का, आप याद रखिएगा। और विदेशी मेहमानों को उपहार स्वरूप दिया गया था काला नमक। ठीक है, क्योंकि उसी के सिद्धार्थनगर के पास कुशीनगर है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, वहां पे महोत्सव हुआ था, तो वहां उपहार स्वरूप काला नमक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मुस्लिम महिला अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। तो ये काफी बड़ा फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं सभी महिलाएं। तो धारा 125 एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ कानून है, जो सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, वो चाहे जिस धर्म से ताल्लुक रखती हूँ। तो न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टस जॉर्ज मसीही की पीठ ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को धर्मनिरपेक्ष कानून पर तरजीह नहीं मिलेगी, ऐसा कहा है। ठीक है, किसी एक विशेष धर्म को नहीं मिलेगी, सभी महिलाओं के लिए वो बराबर है। तो मुस्लिम महिलाएं भी उन्हीं महिलाओं में आ जाती हैं। तो ये जो सुविधा है ये उन पर भी ऑटोमेटिक लागू हो जाती है। तो यही उन्होंने अपने फैसले में कहा है। पूर्ववर्ती सीपीआरसी की जो धारा जो थी, सीआरपीसी की धारा 125 थी, उसके दायरे में मुस्लिम महिलाएं आती थी। यह धारा पत्नी के भरण पोषण कानूनी अधिकार से संबंधित है। पीठ ने जोर देकर कहा है कि भरण पोषण दान नहीं है, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है। अगर वो अलग होते हैं तो तलाक होता है, तो और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे कि किसी भी धर्म की हों। तो ये जो मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान पर तरजीह नहीं दी जाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका जो थी वो खारिज कर दी। अब जो है एस जयशंकर बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। तो बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन है, विदेश मंत्रियों का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है, वो जो है भारत में होगा। तो एस जयशंकर इसकी मेजबानी करेंगे और ये शिखर सम्मेलन दिल्ली में होगा। ठीक है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ढाका में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 चालू किया। तो ये महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। और योगी सरकार ने इसका सबका साथ सबके प्रयास की बदौलत इसका जो लक्ष्य था 36.46 करोड़ का जो पौधरोपण का लक्ष्य था उसको बढ़ा दिया था।
तो अब कितना है देखिए, बहुत कम डिजिट में, बहुत ही माइन्यूट इन्होंने बढ़ाया है, 36.50 करोड़, यानी 36.46 करोड़ था, उसको बढ़ा के 36.50 कर दिया है, तो काफी माइन्यूट बढ़ाया है। तो इसी तरह के सवाल छोटे छोटे पूछ लेता है जो हमको डिजिट जो होती है वो कंफ्यूज कर देती है। तो 36.50 हो गया है जो लक्ष्य था। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और ये जो योजना है ये ए हेल्प कार्यक्रम है, स्थायी आय बढ़ाने के लिए, ग्रामीण आबादियों की पशुधन बढ़ाने के लिए ए हेल्प। तो ए हेल्प योजना कहाँ, किस राज्य द्वारा लागू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि किस डिपार्टमेंट द्वारा चालू की गई, तो पशुपालन विभाग के ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। शुरू में कितने जगहों पर लागू होगा? 25 जिलों के 50 विकास खंडों में लागू होगा। तो ये आप याद रखिएगा, 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये भर्ती होगी। ए हेल्प नाम से कार्यक्रम चलाया जाएगा। ए हेल्प, संभवतः ये एनिमल हेल्प होगा, तो ए हेल्प के नाम से कार्यक्रम चलाया जाएगा। शुरुआत में कितने जिले हैं? 25 जिले और 50 विकास खंड। ठीक है ना, जैसा कि ऊपर हमने जो खबर पढ़ी थी, डीयू में ऐसा किया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू अध्ययन केंद्र, तो जेएनयू ने भी हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। तो ये डिमांड बढ़ रही है, और हिंदू अध्ययन केंद्र में इन सब में वेद, उपनिषद और भारतीय की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा है, इससे हमारे धर्म को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। अगली खबर है कि भारत की जो जनसंख्या है 2060 तक 1.7 अरब होगी। तो ये संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2060 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद 12% की कमी आ जाएगी। तो ये रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट। इसमें जो है, जो दुनिया की जनसंख्या है वो 2024 में 8.2 अरब पहुंच जाएगी। 2080 के दशक के मध्य तक दुनिया की आबादी 10.3 अरब डॉलर हो जाएगी, अरब हो जाएगी, सॉरी 10.3 अरब हो जाएगी। इसके बाद सदी के अंत तक ये घट के 10.2 हो जाएगी। ये दुनिया की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 अरब पहुंच जाएगी, और इसके बाद 12% घट जाएगी, यानी कि 2100 सदी के अंत तक जनसंख्या जो है घट के 1.5 अरब हो जाएगी। तो भारत की जनसंख्या घटेगी। अगली खबर है, देख लेते हैं, उत्तराखंड में बना देश का पहला बुरांश उद्यान। तो बुरांश जो है वो उत्तराखंड का राजकीय पेड़ है, उत्तराखंड का राजकीय पेड़ है। तो उत्तराखंड के मुनस्यारी गांव में देश का पहला बुरांश उद्यान, बुरांश जो गार्डन है वो विकसित किया जाएगा। बुरांश के 35 किस्म के फूल होते हैं, इसमें से 5 किस्म केवल उत्तराखंड में पाई जाती है, और ये जो है औषधीय गुणों से भरपूर होता है, और इसके रस को का शीतल पेय भी बनाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक जिसको बोलते हैं वो भी बनाया जाता है। तो कहाँ पे? मुनस्यारी गांव में बुरांश जो है उत्तराखंड का राजकीय पेड़ है। ये बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, और जबकि नागालैंड में राजकीय पुष्प है ये, और नेपाल में राष्ट्रीय वृक्ष है। यानी कि जो बुरांश का पेड़ है वो उत्तराखंड में राजकीय वृक्ष है, नागालैंड में राजकीय पुष्प है यानी फूल है, और नेपाल में राष्ट्रीय वृक्ष है। तो अगले करंट का जो न्यूज होगा वो हम लोग अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक आप इसको देखिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा।